नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। ये खास एडिशन हम आज आपके लिए मुंबई से लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन खबर आज सबकी निगाहें अब लखनऊ पर टिक गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड में शपथ ग्रहण हो चुका है। देहरादून में जो आज बहुत सारे सितारे जमा थे राजनीति के, उनका फोकस अब 48 घंटे के आसपास के बाद होने वाली लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह पर चला गया है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम जो है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है, उसमें तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसी शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में अब अगले कुछ घंटों तक काफी गहमागहमी रहने वाली है। देहरादून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको शपथ लेनी है 2 दिन के बाद, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ यूपी के बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मंत्रिमंडल के रूप को अंतिम शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन इन सब तमाम गहमागहमी के बीच में आज सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है, या सबसे बड़ा सिंबल ये हो गया है कि बुलडोजर से सरकार बनती है क्या? क्योंकि बीजेपी ने और इनफैक्ट खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को अपना सबसे बड़ा इस चुनावों में आप कह सकते हैं प्रचार का माध्यम बनाया। बुलडोजर बाबा का नाम उनको दे दिया गया, बाबा बुलडोजर ने कुछ अखबारों ने लिखा। वो बुलडोजर आज देहरादून में छाया रहा। जब योगी आदित्यनाथ पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में पहुंचे तो वहां पर बुलडोजर बुलडोजर के नारे लगे। वो दृश्य काफी ज्यादा देखने वाला था। ये तो बात मैं सिर्फ देहरादून की कर रहा हूं। एक दिन पहले आपने हमारे चैनल एबीपी न्यूज पर खबर भी देखी होगी कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब बुलडोजर मामा कहलवाने में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पिछली सरकार में प्रोजेक्ट किया, क्या ये बुलडोजर विकास का भी प्रतीक है? क्योंकि बुलडोजर से सड़कें बनती हैं, पथ निर्माण होता है, राष्ट्र निर्माण का रास्ता भी गुजरता है। निर्माण जरूरी है। इसीलिए हम आज अपना सवाल जो मैंने आज दर्शकों के लिए छोड़ा है एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर, वो सवाल भी इसी अंदाज में है। और वो सवाल ये है कि क्या बुलडोजर पर बैठकर बीजेपी 2024 को जीत पाएगी? अगर आपको लगता है हां तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। @एबीपी न्यूज के हैंडल पे जाकर आप अपने जवाब हमको भेज सकते हैं। तो बीजेपी क्या 2024 जीत पाएगी इसी बुलडोजर पर चढ़कर? यह है आज का सवाल आप तमाम दर्शकों के लिए। तो ये बुलडोजर बाबा और ये बुलडोजर का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सुनहरे दिन, सुहावने दिन लेकर आ रहा है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने यह हंगामा किया कि बुलडोजर तो विध्वंस का प्रतीक है, बुलडोजर से तो विपरीत लोगों को दबाया कुचलाया जाता है। ऐसे में अब सवाल ये कि ये बुलडोजर बीजेपी को कितना भाएगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। वो स्क्रीन पर आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं, हमारे पूर्व साथी रह चुके हैं शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि मीडिया में मेरे साथ काम कर चुके हैं। शलभ हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक सोम हमारे साथ होंगे, सपा के नेता हैं। अभिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरएसएस के विचारक हैं। और अरुण राजभर साहब जुड़ेंगे, जो कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर उनकी पार्टी एसपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो लोग विपक्ष में हैं। सवाल ये कि ये बुलडोजर बाबा क्या वाकई में बीजेपी का वारा न्यारा कर सकता है 2024 के लिए? आइए देखते हैं मेरे सहयोगियों की ये बेहद खास रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण पुष्कर सिंह धामी का कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और जय जयकार बुलडोजर बाबा की। योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं, उनका बुलडोजर उनके आगे आगे वहां पहुंच जाता है। बुलडोजर अब सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है और योगी इसका चेहरा। का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं।
चलता रहेगा। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर को लेकर खूब गर्मी दिखाई दी। अखिलेश यादव को लगता था कि शायद बुलडोजर के जरिए योगी पर उनका हमला लोगों को खुश करेगा, लेकिन इसी बुलडोजर को योगी ने अपना हथियार बनाकर उनके खिलाफ ही चला दिया। उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? भारत माता की। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को ऐसा लपका कि बीजेपी की हर सभा में बुलडोजर दिखने लगे। मकसद साफ था, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की छवि को सही साबित करना चाहते थे। यही वजह है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र करते रहे। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे के राज में ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा और बसपा के भूमाफियाओं ने कब्जे की थी। उसको मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। दरअसल अपने 5 साल के राज में योगी आदित्यनाथ ने माफिया के कब्जे वाली जमीनों पर खूब बुलडोजर चलाए। माफिया पर हुई ये कार्रवाई योगी के सख्त प्रशासन की नज़ीर बन गई। अखिलेश ने इस कार्रवाई के जरिए उत्पीड़न का दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। यूपी में बीजेपी की जीत में बुलडोजर की अहमियत जश्न की इन तस्वीरों से साफ हो जाती है। बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठकर जश्न मना रहे थे। कोई खिलौने वाला बुलडोजर सिर पर बांधे था, कोई मेहंदी में बुलडोजर बनवा रहा है, तो कोई बुलडोजर का टैटू बनवा रहा है। चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब बुलडोजर वाली नीति को आगे बढ़ाने का पैगाम दे रही है। वो तो एकदम रवा हो गया है, अब तैयारी पूरी हो गई है। आप सरकार का गठन हो जाए, बुलडोजर खड़ा हुआ। योगी के बुलडोजर का असर यह है कि बीजेपी शासित राज्यों ने अब योगी की इस नीति को अपना लिया है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलता है, तो अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा का बुलडोजर चला रहे हैं। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। यूपी से निकली बुलडोजर वाली हवा अब मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक जाएगी। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली चुनावी स्ट्रेटजी को अब बीजेपी हर चुनावी राज्य में अपनाएगी। वैसे भी राजनीति में प्रतीक बहुत अहमियत रखते हैं और बुलडोजर की ताकत और कानून व्यवस्था पर सियासत में बुलडोजर बीजेपी के बहुत काम आने वाला है।
और ये बुलडोजर इतना चला इन चुनावों में कि अब बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा मध्य प्रदेश में, वो भी बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अपने आप को बुलडोजर मामा कहलवाना पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव भी हैं विधानसभा के, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बुलडोजर क्या जीत का फॉर्मूला है? बात करेंगे तमाम मेहमानों से, मैं उनसे एक एक करके बारी बारी से चलता हूं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं अरुण राजभर आपसे। अरुण, आप इस बुलडोजर पर बहुत निशाना साध रहे थे। मुझे याद है चुनाव के पहले जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो आपने कहा था कि ये बुलडोजर कुछ नहीं चलेगा, उल्टा हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये बुलडोजर चला तो चला, और अब तो ऐसा चल रहा है कि बीजेपी इसको साथ 2024 तक लेके जाना चाहती है। क्या आपके पास क्या जवाब है इसका अरुण? देखिए सुमित जी, जिस तरीके से बुलडोजर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनाया गया तो उस समय हम बेरोजगारी का मुद्दा बनाए हुए, उस समय हम महंगाई का मुद्दा बनाए हुए थे, हम पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बनाए हुए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां जहां बुलडोजर चला वहां वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई, और जहां बाकायदे से चला वहां बुरी तरीके से हार गई। उदाहरण के तौर पर मऊ उठाकर देख लीजिए, वो बुलडोजर वहां चला था, गाजीपुर में बुलडोजर चला था, रामपुर में बुलडोजर चला था। लेकिन इतिहास सामने आपके है कि बुलडोजर को जनता ने वोट नहीं दिया था। लेकिन हाँ, मुद्दे हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के साथ गए थे, जनता ने बड़ी शालीनता से और बहुत उत्साह पूर्वक होकर के हमको समर्थन किया। और हम पुराने रिकॉर्ड में अगर उठाकर देखेंगे तो 2017 से और 2022 में हम ये तो आप मानेंगे ना अरुण, एक काउंटर क्वेश्चन, और ये तो आप मानेंगे ना कि अगर लखनऊ का इलाका 631 वर्ग किलोमीटर का है तो करीब 688 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है, बुलडोजर से हटाकर कह लीजिए या अतिक्रमण हटाकर कह लीजिए। तो लखनऊ से बड़ा इलाका मुक्त कराया गया है अतिक्रमण से, और ये शायद इसी विकास की बात कह लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कह लीजिए, उसी का तो प्रतीक है बुलडोजर। देखिए, चुनाव में हमने बहुत मजबूती से मुद्दा उठाया था, एक तो अन्ना पशुओं का, जो आवारा पशु थे, माननीय प्रधानमंत्री जी को उसी मुद्दे पर आना पड़ा। जिन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उन मुद्दों पर भागना चाहती थी, हम उस पर घेरना चाहते थे। जनता ने समर्थन दिया हमको विपक्ष में बैठने का, जनता ने कहा कि नहीं आपको अभी संघर्ष करना, हम संघर्ष करें। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां बुलडोजर चलानी चाहिए, जनता ने समर्थन दिया विपक्ष में पूरा चुनाव तक जनता ने आपको हरा दिया। अरुण, शरद हराया कहाँ? गाजीपुर में हमने हरा दिया, शरद मणि, गाजीपुर में हरा दिया, आजमगढ़ में हरा दिया। भाई आप विपक्ष में बैठे कि नहीं बैठे? आप विपक्ष में बैठे कि नहीं बैठे? अरुण राजभर, आप विपक्ष में बैठे कि नहीं बैठे? आप सरकार थोड़ी चला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री कहाँ बन पाए अखिलेश यादव को? आप अपने पिताजी को कहाँ उप मुख्यमंत्री बना पाए? शलभ, ये जो बुलडोजर है, ये बात अगर मैं अरुण की बात को मानूं, जो अरुण राजभर बोल रहे थे, क्या इससे ये मैसेज नहीं गया कि जहां जहां बुलडोजर चला वहां बीजेपी को नुकसान हुआ? जो कुछ इलाके उन्होंने नाम भी लिए, चाहे मऊ की बात हो चाहे रामपुर की बात हो, इन परिस्थितियों में बुलडोजर को प्रतीक मानकर चलना उल्टा तो नहीं पड़ेगा? नहीं सुमित जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, अगर आप खुद कह रहे हैं कि बुलडोजर को लेकर एक तरह का समर्थन दिया, तो जरा कल्पना कीजिए कि क्या स्थितियां रही होंगी उत्तर प्रदेश के भीतर 2017 से पहले। आज जो बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती तो किस तरह की स्थिति होती, और वो स्थितियां तो दिखने लगी थी। अगर आपको याद हो, अधिकारियों की गाड़ियां रोकना, उनके साथ गुंडागर्दी करना, कोई शौचालय में घुसा जा रहा है, कोई सरकारी नगर पालिका की गाड़ी को रोक के उसके ड्राइवर को मार रहा है कि ये मशीनें कहाँ हैं, ये इस तरह की अराजकता उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी। और जरा सोचिए, विपक्ष में थे, आचार संहिता लगी थी, पैरामिलिट्री लगी थी, केंद्रीय अधिकारी लगे थे, तब इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी। ये चुनाव कहाँ खड़ा था? एक तरफ मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, योगी जी थे, स्वतंत्र जी थे, केशव मौर्य जी थे, दिनेश शर्मा जी थे। दूसरी तरफ कौन खड़ा था? अखिलेश यादव जी खड़े थे, मुख्तार अंसारी खड़ा था, अतीक अहमद खड़ा था, मुकीम काला खड़ा था, तमाम गुंडे माफिया, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कैराना का जो गुनाहगार है वो खड़ा था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझ लिया कि ये चुनाव कहाँ है, ये चुनाव माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता है, और बुलडोजर वहीं से प्रतीक बना। और मैं तो कहता हूं कि आप देखिए, बुलडोजर दो चीजों का प्रतीक है। जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बने कि नहीं बने, तमाम बाहुबलियों के साथ जोड़कर गुंडा माफिया की सरकार बोल रहे थे। शलभ की बात का जवाब दीजिए अभिषेक। देखिए, बिल्कुल शलभ जी जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं। जनता हमारे साथ और लोकतंत्र बचा ही कहाँ है।
आज देख लीजिए विधान परिषद के चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी करी जा रही है और जो प्रत्याशी हैं उनके साथ मारपीट करी जा रही है, उनके पर्चे छीन लिए जाते हैं, अधिकारियों को पुलिस प्रशासन के साथ अभद्रता की जा रही है, ये सब चीजें बाकायदा रिकॉर्डेड हैं। मैं ये कोई वैसी बात नहीं है, पूरे देश ने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। तो ये तो रही बात बुलडोजर की, तो उत्तर प्रदेश की जनता को, युवाओं को रोजगार चाहिए। ठीक है, आप कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, गुंडों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, पर क्या बुलडोजर के नाम पे आप अभिषेक, दरअसल बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही यूपी में कि समाजवादी आए तो गुंडागर्दी आ जाएगी, तो गुंडों का शासन आ जाएगा, और उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास बुलडोजर वाले बाबा हैं, हम बुलडोजर चला देते हैं, जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं। इसका काउंटर नहीं आप सेट कर पाए, बीजेपी के इस नैरेटिव को आप चेंज नहीं कर पाए अभिषेक सोम, और उसका खामियाजा ये हुआ कि आपकी सीटें बढ़ी तो सही, पर आप चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए सुमित जी, जनता हमारे साथ थी, चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसकी हमने निर्वाचन आयोग को भी समय समय पर शिकायतें करी हैं, और हम तो कहते हैं कि जनता जवाब देगी इसके लिए। जनता ने तो जवाब दे दिया है मित्र। सवाल यह है ब्रिजेश जी, मैं आपको इस तूतू में से थोड़ा आगे लेके जाता हूं। क्या बुलडोजर के रास्ते, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर की बात करने लगे हैं, मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में बाकी जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी वाले, वो भी अपने अपने राज्यों में बुलडोजर को एक प्रतीक के तौर पे जरूर इस्तेमाल करेंगे, चुनाव जैसे जैसे उनके राज्यों में पास आएंगे। सवाल यह है कि क्या बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी 24 जीतेगी? क्या ये बीजेपी के पास एक कोई विनिंग फॉर्मूला है? क्या ये एक तरीका? सुमित जी बड़ी साफ सी बात है। बुलडोजर, जैसा कि आपने कहा, प्रतीक है। प्रतीक क्या है? प्रतीक है बुलडोजर उस पर चलना जो समाज के और न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी कानून का पालन करना नहीं जानता, जोड़ तोड़ जुगाड़ राजनीतिक जो जोड़ तोड़ होती है उसके माध्यम से सरकारी जमीनों पर और व्यक्तिगत जमीनों पर भी कब्जा कर लेना, ये था। आप याद करिए हैदराबाद की वो घटना जिसमें एक निर्भया जैसा कांड हुआ, एनकाउंटर हुआ और वहां की जनता ने पुलिस वालों की आरतियां उतारी। ये देश की जनता ऐसी है जो कानून व्यवस्था में विश्वास करती है। चुपचाप उसने जो ये राजभर जी कह रहे थे ना, खदेड़ा होवे, तो खदेड़ा किसका हुआ ये भी मालूम चल गया। अच्छी बात है कि राजभर जी ने कहा कि मैं पहले चरण में ही समझ गया था कि हमारा खदेड़ा हो गया है, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने तक, पूरा होने तक कहना पड़ रहा था कि नहीं हम जीत रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और मैं मानता हूं कि उन्होंने अच्छा किया कि जनता के सामने, मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि पहले ही उनको मालूम चल गया था। आज भी ये मालूम चल रहा है कि देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की इतनी जबरदस्त खराब स्थिति थी कि आम व्यक्ति को, दुकानदार को ये मालूम नहीं था कि दुकान पे बैठा हूं, कब गोली मार करके रंगदारी ले ली जाएगी मुझसे, रंगदारी नहीं दूंगा तो गोली मार दी जाएगी, मेरे मकान पर कब कब्जा हो जाएगा, कुछ मालूम नहीं था। और आप जानते हैं एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक मोटरसाइकिल वाले का चालान किया तो उसने कहा ले लो, अभी ले लो, 10 मार्च के बाद तो देखेंगे तुमको हम। ये हालत थी उत्तर प्रदेश की। ये बात इसलिए बुलडोजर जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे अपनी, बुलडोजर भाजपा ने नहीं, बुलडोजर को स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी ने। जी, ये मैं शलभ के पास लेके जा रहा हूं सवाल को। शलभ, अमूमन ऐसा होता है चुनावों में, सरकारें लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे जनता को सेटिस्फाई करना, मुतमईन करना पाना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया और बीजेपी ने उस पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और लगभग उतनी ही बड़ी मेजोरिटी के साथ जीता जितनी पिछली बार आए थे। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये जो मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव जीता जाता है, ये कितना मददगार होने वाला है 2024 के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 24 महीने बाकी हैं। नहीं सुमित जी, 2024 के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गांव गांव, गरीब गरीब तक पहुंचे हैं,
माताओं बहनों तक पहुंचे हैं, हर समाज तक पहुंचे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय है और उत्तर प्रदेश को आप खूब अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने वो दिन देखे होंगे जब कृष्णानंद राय जो माननीय विधायक थे, किस तरह गोलियों से छलनी किया गया। प्रयाग के भीतर राजू पाल जो विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के भीतर, बीच सड़क पर गोली मार दी गई, गोलियों से भून दिया गया। जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो अस्पताल के बाहर दोबारा गोली मारी गई। तो जिस उत्तर प्रदेश में लोगों ने ये हालात देखे हों, वहां पर लोगों ने पहली बार जब देखा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा कि डेनमार्क के एक बड़े अनजान से अखबार में एक कार्टून छप गया था और उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल कर दी गई थी कि साहब कार्टून वहां छपा है लेकिन हम खून यहां बहाएंगे। आज कौन मजाल कर सकता है कि यहां पत्थर चला दे? कौन मजाल कर सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूट ले या बर्बाद कर दे? क्योंकि यहां की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चौराहों पर ऐसे लोगों के पोस्टर चिपका दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इसका जो है मॉडल को अपनाया। रेलवे से लेकर तमाम जगहों पर हुआ कि नहीं, जो भी तोड़फोड़ करें उनके साथ ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था माइनस पे जाकर खड़ी थी। उसको जीरो पर भी लाया जाता तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की अरुण राजभर जवाब दीजिए इस बात का। 100% किया। इस दावे का कोई जवाब है आपके पास जो शलभ कह रहे हैं? अरुण, तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ। हम 21 दिन का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जब से वोटिंग काउंटिंग हुआ है और आज तक का रिकॉर्ड देख लें तो 21 दिन में 15 हत्याएं हो गई, 9 बलात्कार हो गए और कोई ऐसा जिला नहीं बचा। अभी एटा में देखिए कि जिस तरीके से तो समाजवादी पर आरोप लगाते हैं कि गुंडे मवाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी नगर ये पंचायत जो अभी हो रहा है परिषदीय का चुनाव एमएलसी का, इसमें किस तरीके से गुंडई सामने आ रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता रहे हैं कि ये हमारे गुंडे हैं, ये समाजवादी गुंडे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी गुंडे नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, जीत गए आप, जनता ने आपको समर्थन कर दिया, तो यह बात नहीं है कि आप कानून व्यवस्था को आप बेहतर बनाएंगे। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन जो जनता के बुनियादी मुद्दे, मैं चाहूंगा इस बात का आप जवाब जरूर दें। एमएलसी चुनावों में जो हिंसा देखने को मिली, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उदयवीर सिंह को पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनको रोका गया, वो तस्वीरें वायरल हो गई। क्या बीजेपी अपने वादे से मुकर रही है, जो बात अरुण राजभर कह रहे हैं? नहीं, जरा पूछिए मिर्जापुर में क्या हुआ है। इनके लोग पर्चा वापस लेने चले गए, पर्चा वापस करके चले आए। कम से कम 5-6 जिलों में हुआ है और वहां पर भी इनके लोगों से मारपीट हुई है। इनके लोग कुछ चाहते थे कि उदयवीर पर्चा भरे, इन्हीं की। अरे बोलने दीजिए भाई अरुण जी, यही अराजकता आप करते हैं तो जनता आपको खदेड़ती है। गाजीपुर में सुमित जिनको रोकिए, इसीलिए खदेड़ा हो गया होता है आपका, इसीलिए खदेड़ा हो गया आपका। अराजकता करते हैं। अरुण, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। अरे अरुण, आपने जो कहा उसी का जवाब मांग रहा हूं, सुनिए तो सही। अरुण राजभर, अरुण राजभर, अरुण राजभर, अच्छा ठीक है, शांत शांत शांत। देखा आपने? अरुण सुनिए ना, आपके चिल्लाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। सुनिए क्या बोल रहे हैं शलभ। स्टूडियो से लेकर सड़क तक पे अराजकता करने वाले लोग ये वही लोग हैं, इसीलिए खदेड़ा हो गया। इनके नेता बड़े गर्व से कहते हैं कि मुख्तार अंसारी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, मैं उनको जेल में देखने जाता था। किस मुंह से जनता का वोट मांगेंगे? मुख्तार अंसारी को दोस्त बताते हैं, उनके दिए हुए पैसे पर पार्टी चलाते हैं, अतीक अहमद के लोगों को समर्थन करते हैं। किस मुंह से जनता का समर्थन मांगेंगे? और फिर आप कहते हैं कि आप सरकार बनाएंगे। अरे जनता ने आपको जो दिया है उसका मैसेज समझिए, और आप जितना चिल्लाएंगे, जितनी अराजकता करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता आज कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार नहीं आई होती योगी जी के नेतृत्व में तो आज बंगाल से बुरे हालात होते। इस बात को समझिएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मॉडल देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा होता है। मैं कमेंट देखूं अभिषेक का। अभिषेक, कभी नहीं जाने बुलडोजर बाबा का कोई तोड़ है अखिलेश यादव के पास? अभिषेक, लास्ट कमेंट आपका, क्या तैयारी है, कैसे सामना करेंगे बुलडोजर बाबा का? देखिए सुमित जी, उत्तर प्रदेश के जो हाल में जो चुनाव हुए हैं उसकी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, अमित शाह जी को, मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और ओवैसी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अन्यथा ये 40-50 सीटों पर सिमट कर रह जाते। और मायावती आपको ब्लेम कर रही है, मायावती को ब्लेम कर रहे हैं। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो गया। मायावती आपको बोल रही है कि आप बी पार्टी, बी टीम है उनकी। ये सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। एक बात मान लीजिए अभिषेक सोन, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी के पास जैसे कड़े चेहरे और कड़े व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, उसका सामना करने के लिए विपक्ष के पास रणनीति होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं दिखाई दी है। अभी भी वक्त है 2024 में, सुधरना चाहते हैं तो सुधार लीजिए, गियर बदल लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बुलडोजर तो निकल पड़ा है और न जाने कहां जाके रुकेगा।
सुमित जी, डायल 100 कौन लेके आया था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, छोटे छोटे झगड़े होते थे तो पुलिस पे कोई साधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मजबूत करने के लिए डायल 100 लेके आए, और उसका भी एक अपग्रेड वर्जन था। स्कॉटलैंड पुलिस को का एक पूरा उसका हम लेके आने वाले थे, जिसमें चलिए ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, शुभकामनाएं शलभ के साथ भी हैं। थैंक यू सो मच आप चारों को जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलडोजर के बहाने बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता जो रीजनल क्षत्रप हैं वो इस इमेज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है और हमारे जैसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ही कड़े फैसले लेने में सक्षम है। इसका तोड़, इस रणनीति का तोड़ विपक्ष के पास होना पड़ेगा अगर उनको अपने चुनाव जीतने हैं अपने अपने इलाकों में। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बात उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की कर रहे थे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पड़ोसी मुल्क की तरफ। जी हां, मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूं। इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा हलचल है। पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां पूरे शबाब पे आ चुकी हैं और उसकी वजह है प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। उनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार एबीपी न्यूज पर और खासकर इंडिया चाहता है में बीते 3 दिनों से आप इस पर खास हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। लेकिन आज एक बात आपको बता दूं कि अगले 2 दिन की जैसे मोहलत मिल गई है इमरान खान को। इमरान खान की सरकार अब 2 दिन की मेहमान तो पक्का है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सहयोगी जो कि हमारे संवाददाता है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, हमजा अमीर, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है। बड़ी खबर इस वक्त आई है पाकिस्तान से, जिसके मुताबिक इमरान खान को यह भरोसा है कि वो 25 मार्च को प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 25 मार्च को यानी परसों के दिन तक उनकी सरकार की सेहत पर कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा। और ये कहने की वजह है उनके गृह मंत्री शेख रशीद साहब का एक बयान आया है और वो ये कहते हैं कि एक सांसद की मौत हुई है इन दिनों में और उसकी वजह से 25 मार्च को होने वाला सदन नहीं लगेगा। यानी 25 मार्च को शुक्रवार को जुम्मे के दिन जो कार्रवाई शुरू हो रही थी अविश्वास प्रस्ताव की, वो अब 25 मार्च को शुरू नहीं होगी। 2 दिन तक हाउस बंद रहेगा और अब यह माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो 30 मार्च और 1 अप्रैल के बीच हो सकती है। यानी करीब 4-5 दिनों की मोहलत इमरान खान को मिलती दिखाई दे रही है। इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इमरान खान के पास नंबर नहीं है, इसीलिए सदन में आकर विश्वास प्रस्ताव में अपना बहुमत साबित कर सकें, ये हिम्मत उनकी सरकार नहीं कर पा रही। और शायद इसीलिए मरियम नवाज शरीफ कहती हैं गो नियाजी गो। इमरान खान नियाजी के लिए आने वाले वक्त में तमाम मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान की लोकप्रियता जो बहुत ज्यादा हुआ करती थी आज से करीब 3 साल पहले, उसमें जबरदस्त कटौती आई है। पूरा विपक्ष लामबंद है, उनकी सेना उनके खिलाफ हो गई है और उसी सेना ने एक तस्वीर आज देखने को मिली। आज पाकिस्तान का आर्मी डे है। आर्मी डे पर जनरल बाजवा ने इमरान खान को सलामी तो दी, सैल्यूट तो किया प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन दोनों के चेहरों पे जो तनाव था, जो तलखी थी, वो साफ समझ में आ रही थी। और ये लग रहा था जनरल बाजवा की बॉडी लैंग्वेज से कि शायद वो अपने प्रधानमंत्री को ये आखिरी सलामी दे रहे हैं, लास्ट सैल्यूट कर रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी हमजा आमिर की ये खास रिपोर्ट सीधे इस्लामाबाद से। तो क्या प्रधानमंत्री इमरान खान को यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की आखिरी सलामी है? इस सवाल का जवाब है हाँ, इमरान खान को यह आखिरी सलामी ही है, क्योंकि इमरान खान शुक्रवार यानी जुमा तक ही पीएम रह गए हैं, या यूं कहें कि जुम्मे सिर्फ 2 दिन के प्रधानमंत्री रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान डे परेड के दौरान जो तस्वीरें दिखी उससे बहुत कुछ साफ हो चुका है। पाकिस्तान में 2 दिन बाद क्यों तख्ता पलट होकर रहेगा, वो समझने के लिए आप इन तस्वीरों के तेवर को समझ लीजिए, बाकी खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि कैसे पाकिस्तान डे परेड पर इमरान की विदाई का आखिरी अध्याय लिख दिया गया। ये काफिला इमरान खान का है।
पिछले साल वो कोविड पॉजिटिव होने की वजह से परेड में नहीं आए थे, लेकिन आज सलामी मंच के करीब जब वो उतरे तो आंखों पर वही काला चश्मा, चाल में अकड़ थी। लेकिन 4 कदम चलकर इमरान जैसे ही मंच पर पहुंचे, बाजवा ने उनकी चाल पर ब्रेक लगा दिया। ये इशारा करते हुए कि अदब से आखिरी सलामी तो ले लो। बाजवा के इशारे के साथ ही इमरान के चेहरे की अकड़ अफसोस में बदल गई। इसीलिए वो जैसे ही पीछे मुड़े, बाजवा को छोड़ दूसरे सेना अधिकारियों के पास पहुंच गए और आखिर में जाकर अधूरे मन से बाजवा से मिले। इसके बाद परेड की रस्म अदायगी की गई। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस बार बाजवा इमरान से दूर लेकिन पहली कतार में बैठे थे। यह तस्वीर बता रही है कि बाजवा के सामने अब इमरान की हैसियत क्या है। अब जरा 2019 की परेड की ये तस्वीरें देख लीजिए। पीएम बनने के बाद जब इमरान पहली बार परेड में शामिल हुए थे, तब बाजवा उनके पीछे की कतार में बैठे थे, लेकिन इस बार बाजवा अगली कतार में थे, जो बता रहा है कि इमरान की हैसियत अब वो नहीं रही जो 3 साल पहले थी। मतलब साफ है कि बाजवा ने अब इमरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पोजीशन बदल दी है। और ये तब और साफ हो गया जब परेड से लौटते वक्त बाजवा उंगली दिखा दिखाकर इमरान से बात कर रहे थे। सियासत हो या सेना, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि किसकी क्या हैसियत है। और इस बार सेना के सामने इमरान की हैसियत तब और पता चल गई जब बाजवा ने इमरान के बाजुओं को थपथपाया। जरा सोचिए, एक सेना प्रमुख अगर अपने प्रधानमंत्री से ऐसे उंगली दिखा दिखाकर बात कर रहा हो, तब उस पीएम की हैसियत क्या होगी। और इन तस्वीरों को समझने के बाद आप जो इस वक्त सोच रहे हैं वही सच होने वाला है। इमरान की विदाई का वक्त लिखा जा चुका है और मंच पर इमरान को मिली ये सैन्य सलामी आखिरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं और अब तक 5 प्राइम मिनिस्टर ऐसे गुजरे हैं जिनकी हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मार्शल लॉ के जरिए उतारी है। 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को मार्शल लॉ लगा के गिराया था और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए थे। ये भी सच है कि अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपनी हुकूमती मुद्दत के 5 साल पूरे किए हों, और अब भी वैसा ही होता नजर आ रहा है। मौका देखकर विपक्ष भी चौका लगाने को बेताब है। तभी तो पहले अपनी सेना को जमकर कोसने वाली नवाज शरीफ की पार्टी अब बाजवा पर डोरे डाल रही है। वैसे तो 25 मार्च को नेशनल असेंबली में इमरान की किस्मत लिखी जानी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उससे पहले ही उनकी छुट्टी हो जाए। पाकिस्तान में सियासी उतार पछाड़ और हलचल जारी है, लेकिन लगता ऐसा है कि इमरान खान के खिलाफ उनके ऑपोजिशन में 20 के करीब जो जमातें हैं उनका पलड़ा भारी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान हार गए तो आज का किया हुआ उनको सलाम, जो कि आर्मी चीफ की तरफ से किया गया था, वो शायद आखिरी हो। इस्लामाबाद से एबीपी के लिए हमजा अमीर। आज की तारीख में स्थिति ऐसी कि इमरान खान और उनके तमाम शागिर्द जो हैं सियासत में, वो बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान के पास नंबर नहीं है। जब वो 2018 में चुनकर आए थे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 14 इंडिपेंडेंट एमएनएज ने, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पाकिस्तान में एमएनए बोलते हैं, उन 14 ने उनको सपोर्ट कर दिया था। अब वो 14 के 14 बागी हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 10 मंत्री ऐसे हैं जो उनकी कैबिनेट में रहे हैं, वो बागी हो चुके हैं। तो लगातार उनके खिलाफ जो विद्रोह है वो बढ़ता जा रहा है। 14 से बढ़कर अब की ताजी में 41 सांसद उनके साथ वाले उनके खिलाफ जा चुके हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है इमरान खान का अपनी सरकार को बचा पाना। अब इमरान खान की स्थिति लगभग वैसी ही है कि वो उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं, ताकि अगली बार जब चुनाव हो, जब भी नेशनल असेंबली का, तो वो तब सिंपैथी वोट के जरिए बहुमत के साथ सत्ता में आ सके। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस बार लामबंद है। क्या होगा पाकिस्तान में, उस पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी। फिलहाल एक वक्त और इंडिया चाहता है कि इस फाइनल सेगमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बारी है आज के सवाल पर नतीजे बताने की।
आज हमने @ABP न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जो सवाल आपके लिए पूछा था वो बहुत लोगों की पसंद का सवाल था। और देखते हैं क्या जवाब आए हैं। सवाल हमने पूछा था कि क्या बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी 2024 का चुनाव भी जीत पाएगी? हां कहने वालों की संख्या 65% है। 65% लोगों को लगता है कि बुलडोजर का जो फॉर्मूला है, जो प्रतीक है, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। 35% लोग ऐसा नहीं मानते, उनको लगता है कि 2024 नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप भी अपनी राय देते रहिएगा, लेकिन फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत और जाते जाते जरूर याद दिला दें कि एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है, पाकिस्तान को लेकर भी और उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण को लेकर भी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि ये आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।